Jai Mata Di. Today we are going to talk about chap- class 8th chapter 4 The Treasure Within from the book It So Happened supplementary reader. सो क्लास 8th का ये 4 जो चैप्टर है द ट्रेजर विद इन, इसका मतलब क्या है? द ट्रेजर मतलब होता है खजाना, विद इन मतलब खुद के अंदर ही। तो वो कौन सा खजाना है जो खुद के अंदर है? बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर है और बहुत कुछ सिखाएगा। चाहे कोई बड़े हों चाहे कोई छोटे हों, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि किस टाइप के ट्रेजर की बात की गई है यहाँ पे, और कौन सा वो ट्रेजर है जो आपके अंदर ही होता है। जैसे कि बिफोर यू रीड से पहले ये बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग्स लिखी हुई है यहाँ पे। एवरी चाइल्ड इज पोटेंशियल अचीवर एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हर और हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। हम सब जानते हैं, बहुत सारी मूवियों में भी हमें ये चीज बताई गई है, हमने बहुत जगह पे पढ़ा भी है और एक्चुअल में देखा भी है कि हर एक बच्चा जो होता है उसका खुद का जो पोटेंशियल अचीवर होता है, कि मतलब उसमें जो पोटेंशियल होता है उस हिसाब से वो बहुत कुछ कर सकता है। जैसे तारे जमीन पर मूवी में भी यही बताया गया था कि हर में कुछ ना कुछ कैलिबर होता है, कुछ ना कुछ स्किल्स होती है, वो अदर बच्चों से डिफरेंट होता है इन हिज और हर ओन वे। उसके अपने तरीका होता है लर्निंग का, उसका अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज, इट इज बेस्ड ऑन द कन्वर्जेशन बिटवीन मिस बेला राजा, एडिटर ऑफ स्पर्स newsletter from the resource center, the Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz, contractor, one of the India's leading architects. ये जो चैप्टर है इसमें यही चीज समझाने की कोशिश की गई है कि हर इंसान का अपना लर्निंग का एक स्टाइल होता है और अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, लेकिन हर एक बच्चे में अपना पोटेंशियल होता है और वो कुछ भी अचीव कर सकता है जो वो चाहता है, जिसके लिए उसके पास स्किल्स हैं। इसी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में जो कन्वर्जेशन है वो दिखाई गई है। बेला राजा नाम की एक एडिटर है, वो स्पोर्ट्स की एडिटर है, मतलब एक न्यूज़लेटर है फ्रॉम रिसोर्स सेंटर द वैली स्कूल बैंगलोर। और जो मतलब वो इंटरव्यू ले रही हैं मिस बेला राजा, किसका ले रही हैं? मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर का। और मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर की पिक्चर भी आपको आगे चैप्टर में देखने को मिलेगी। और जो मिसेस हाफिज मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये इंडिया के लीडिंग आर्किटेक्ट्स में से एक हैं। ओके, तो मतलब काफी फेमस हैं। आप ये तो समझ ही सकते हो कि अगर चैप्टर में किसी का इंटरव्यू दिखाया जा रहा है तो वो एक्चुअल में बहुत अच्छा लेसन आपको देकर जाएगा और बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। सो पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर हेडलाइंस ये हैं कि हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वॉज अ अनहैप्पी स्कूल बॉय, कि उसको स्कूल जाना पसंद नहीं था, स्कूल में कुछ खास पढ़ाई नहीं करता था, मतलब पसंद नहीं था उसको स्कूल में कुछ भी, पढ़ाई लिखाई में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं। ही लव डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग, मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर्स। मतलब वो जो सब्जेक्ट्स होते थे वो जैसे मैथमेटिक्स वगैरह और इनमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। ये नहीं था कि वो कुछ करते नहीं थे, उनको कुछ चीजें करना पसंद था, लेकिन सब्जेक्ट्स के जो नॉलेज थी या फिर सब्जेक्ट्स में वो कुछ नहीं करना चाहते थे, कुछ पसंद नहीं था, जैसे कि मैथमेटिक्स। वॉट हिज प्रिंसिपल वंस सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली। और एक बार उनके प्रिंसिपल ने उनको ऐसा कुछ कहा कि वो इन्फ्लुएंस हो गए बहुत ज्यादा। तो वो क्या था, मतलब बहुत अच्छा, हम इंटरव्यू में देखेंगे। ये तो कुछ हेडलाइंस थी। तो एच सी मतलब क्या है? हफीज कॉन्ट्रैक्टर, तो इसको एच सी लिखा हुआ है और बेला राजा को बी आर करके लिखा हुआ है। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे, एच सी मतलब हफीज कॉन्ट्रैक्टर की बात हो रही है। तो सबसे पहले हफीज कॉन्ट्रैक्टर से ही ये जो चैप्टर की शुरुआत होती है। आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर ओनली वन ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू बी डिसअपियर्ड। कि मुझे ये टेरिबल नाइटमेयर आता था। नाइटमेयर क्या होता है कि मतलब जो फ्राइटनिंग ड्रीम्स जो होते हैं, कि जो हमें डराते हैं, हम जो डर जाते हैं सपने में, तो ऐसे टेरिबल नाइटमेयर मुझे आते थे बहुत ज्यादा। लेकिन ओनली नाउ की लास्ट 4-5 ईयर्स से वो मुझे नहीं आ रहे हैं। तो किस तरीके की नाइटमेयर की बात करें तो यहाँ पे बेला राजा जो हैं, इंटरव्यूअर जो हैं, वो पूछ रही हैं, वॉट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड वाई डू यू थिंक इट हैज डिसअपियर्ड नाउ। कि आप कौन से नाइटमेयर्स की बात कर रहे हो और आपको कैसे लगता है कि मतलब अब वो डिसअपियर हो गए हैं। सो देन अगेन वो क्या कहते हैं, मतलब एच सी मतलब
Hafiz, contractor. I used to get continuous nightmares about appearing for a maths examination where I did not know anything. मतलब कि उनको कौन से नाइटमेयर्स आते थे, जैसे कि उनको ये नाइटमेयर आता था कि उनका मैथ्स का एग्जाम है और उन्हें कुछ भी नहीं आता है। सो मतलब कि मैथ्स का एग्जाम है और उन्हें कुछ भी नहीं आता है, ऐसे नाइटमेयर हमें भी आते हैं। मतलब मोस्टली मेरे साथ तो ऐसा होता है, मेरा पेपर ही कंप्लीट नहीं होता है। जो क्वेश्चन पेपर होता है, आंसर सीट जब आप कर रहे होते हैं, टाइम ओवर हो जाता है और कंप्लीट ही नहीं होता। मुझे ऐसे नाइटमेयर्स आते थे। या फिर कई बार आप लेट हो जाते हो, इस तरीके के मतलब एग्जाम से रिलेटेड आते ही रहते हैं एग्जाम में, या कुछ और इंसिडेंट हो जाता है जब आप एग्जाम लिख रहे होते हो, लाइक दिस। Now the psyche must have gotten over it. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. और अब क्यों नहीं आते हैं, जैसा कि बेलिया राजा ने पूछा उनसे, तो वो अब इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि अब वो जो साइकोलॉजी होती है, जो स्टेट ऑफ माइंड होती है, मतलब वो अब मेंटली ऐसा कुछ सोचते ही नहीं है कि अब वो कुछ एजुकेशन से रिलेट ही नहीं करते, मतलब अब वो पढ़ाई से दूर है। तो अब उनको ऐसे नाइटमेयर्स के लिए टाइम है नहीं है, ये मतलब स्कूल टाइम में उनको आते थे। देन अगेन पूछती हैं वो, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। तो वो पूछती हैं कुछ मेमोरीज आपकी जो पहले की हैं स्कूल की, वो हमें बताइए। तो यहाँ पे हाफिज कॉन्ट्रैक्टर क्या कहते हैं, इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर आई वाज गुड स्टूडेंट, कि मतलब फर्स्ट और सेकंड ईयर में मैं अच्छा बच्चा था। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, लेकिन जब मतलब फर्स्ट और सेकंड क्लास में मैं अच्छा था, थर्ड क्लास में जब मैं पहुंचा, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीज, मेरा स्टडीड मतलब मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा थर्ड क्लास में पढ़ाई के अंदर, और मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। मुझे सिर्फ गेम्स खेलना पसंद था, इधर उधर भागना पसंद था, जोक्स करना पसंद था, और प्रैंक्स दूसरों के साथ मजाक वगैरह करना पसंद था। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, और मैं एग्जाम टाइम में सिर्फ कॉपी करता था क्लास में, मतलब चीटिंग करता था। I would try to get hold of the examination paper that had been prepared and study it, as I could not remember things that had been taught to me in class. कि मतलब मेरे साथ में क्या होता था कि मतलब एग्जामिनेशन पेपर लेने की मैं कोशिश करता था, ताकि मैं एग्जामिनेशन पेपर जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसको मैं प्रिपेयर कर सकूं, और मैं उसे पढ़ के जाता था और फिर मैं पेपर कर देता था, क्योंकि जो मैं क्लास में पढ़ता था वो मुझे ध्यान रहता ही नहीं था, मुझे याद रहता ही नहीं था। However, later one sentence spoke to me by my principal changed my life. लेकिन उसके बाद में एक सेंटेंस मेरे प्रिंसिपल ने ऐसा बोला मुझे कि उसने मेरी जिंदगी बदल दी। When I approached my 11th standard, the principal called me and said, "Look here, son, I have been seeing you from day one." कि जब एक बार प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया अपने पास में, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में हो गया था, मतलब 11th क्लास में पहुंच गया था, तो प्रिंसिपल सर ने मुझे क्या बोला, मेरे प्रिंसिपल ने क्या बोला, सॉरी, लुक हियर सन, यहाँ देखो, कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ फर्स्ट डे से, मतलब फर्स्ट डे से तुम यहाँ पर हो स्कूल में। यू आर ए गुड स्टूडेंट बट यू नेवर स्टडीड, कि तुम एक अच्छे बच्चे हो, मतलब अच्छे इन द अदर फील्ड, बट तुम पढ़ाई नहीं करते हो। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे, आज तक मैंने तुम्हारा ध्यान रखा। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, सो यू डू इट योर सेल्फ। आगे अब मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगा, अब तुम्हें सब कुछ अपने आप करना है। मीन्स अब स्कूल्स में 11th या 12th स्टैंडर्ड में, मतलब 12th स्टैंडर्ड में आप होगे, बोर्ड एग्जाम होंगे, तुम क्या ही कर सकते हो आगे। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि अब आप अपना आगे का भी जो भी पढ़ाई लिखाई है वो अपने हिसाब से देखो, अब मैं तुम्हें नहीं हेल्प करने वाला हूँ। He talked to me for 5 minutes. You don't have your father. Your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years, but you have only played games. वो ये भी बताते हैं, 5 मिनट और लेते हुए मुझे ये कहते हैं कि तुम्हारे फादर नहीं रहे, तुम्हारी मदर जो हैं वो तुम्हारे काम करती हैं और तुम्हारी फीस भरती हैं, सारा इतना हार्डवर्क करके तुम्हें पाल पोस रही हैं, और तुम पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हो, सिर्फ खेलते रहते हो। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, अब तुम्हें खड़े हो और पढ़ो, मतलब कि अब तुम्हें समझना चाहिए और तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। देन आई यूज टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, कि मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था, मतलब उनको गुड स्टूडेंट बोला था ना प्रिंसिपल ने, कि वो स्पोर्ट्स में अच्छे थे लेकिन वो स्टडीज नहीं करते थे। आई हैड नेवर द सीनियर चैंपियन, I had been the senior champion for so many years and I also
वॉज द क्रिकेट कैप्टन। मैं मतलब सीनियर चैंपियन भी रहा था बहुत सालों के लिए, और मैं क्रिकेट कैप्टन भी रहा था। आई यूज टू प्ले एवरी गेम बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन द फील्ड। मैं बहुत सारे गेम खेलता था, मैं मतलब आई यूज टू प्ले एवरी गेम, मतलब हर एक गेम खेलता था, लेकिन प्रिंसिपल के कहने के बाद में मैंने फील्ड में बिल्कुल पैर ही नहीं रखा, मतलब मैं बिल्कुल नहीं गया मैदान में खेलने के लिए। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी। मैं सिर्फ ग्राउंड में जाता था, मतलब सिर्फ बाहर जाता था प्रेयर करने के लिए, उसके बाद में मैं सिर्फ खाना खाता था और स्टडीज 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 करता रहता था। So I normally used to copy and pass, but I realized that once I was in SSC, I could not do that. मैं हमेशा कॉपी करता था, दूसरों की नकल करता था और उसके बाद में पास हो जाता था। लेकिन अब मुझे ये चीज रियलाइज हो गई थी कि एसएससी में मतलब सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, मतलब जो 12th के एग्जाम होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, और मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा वहां पर। When I got a second class 50% in my SSC, my principal said, son, consider yourself as having got a distinction मीन्स कि जब मुझे 12th में सेकंड क्लास से मैं पास हुआ, 50% मेरे मार्क्स आए एसएससी में, उस टाइम पे मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुलाकर ये कहा था कि बेटे तुम खुद को डिस्टिंक्शन मानो, कि मतलब तुम्हारे मार्क्स जो हैं वो काफी अच्छे मानो, कि जैसे तुम्हारे डिस्टिंक्शन आई है। क्योंकि डिस्टिंक्शन क्यों आई है? क्योंकि वो 50% भी लेकर आए ना, तो वो भी एक बड़ी चीज थी, क्योंकि वो हमेशा कॉपी करके पास होते थे, तो अपने आप से तो 50% भी बहुत थे। दिस इज माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, और ये मेरी मेमोरी जो है वो मेरे स्कूल डेज की है। I did lots of other things. See, as far as my things are concerned, I can't remember. लेकिन मतलब मेरे पास बहुत सारी चीज थी करने के लिए। चीजों की बात करो तो मतलब मैं कुछ ज्यादा चीजें याद रखता नहीं हूँ। I forget things very easily. मैं चीजों को बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। So, तो then as far as my things are concerned, that means कि perhaps he is referring to matters other than course material and their details। मतलब जो वो चीजें जो करते थे वो उनको याद नहीं रखते थे, मतलब जो ये थिंग्स करते थे वो स्टडी मटेरियल को छोड़ के मतलब अदर थिंग्स की बात कर रहे हैं वो। सो टू रिमेम्बर आई हैव टू सी थिंग्स एज ए फोटोग्राफ। मतलब मैं जो चीजें याद करता था ना, जो चीजों को देखता था वो फोटोग्राफ की तरह देखता था। आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेम्बर द मैटर एज ए फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड। कि मतलब जब मैं कोई चीज देखता था ना, मैं अपनी बुक में पढ़ता था तो उसको फोटोग्राफ के थ्रू याद रखता था। मतलब मेरे माइंड में कुछ याद नहीं रहता था कि मैंने क्या पढ़ा था, लेकिन ऐसे पिक्चराइजेशन, दैट इज हाउ इट वर्क्स, और मुझे ऐसे ही याद रहता था कि मतलब ऐसे होता है ना कि मतलब, और ये चीज सही भी है कि जैसे ऑडियो और विजुअल मतलब दोनों चीजें होती हैं तो हम और अच्छा सा पढ़ पाते हैं। वैसे ही उनके साथ में होता था कि वो पढ़ते तो थे लेकिन उनको जो याद रहता था ना वो फोटोग्राफ टाइप में याद रहता था, कि मतलब वो मैटर को एज ए फोटोग्राफ याद रखते थे, कि मतलब कोई भी चीज पिक्चराइज कर लेते थे अपने माइंड में और फिर उस फोटोग्राफ एज ए फोटोग्राफ वो उस चीज को याद रखते थे। और फोटोग्राफ तो याद रहता ही है कि जो आप चीज देखी है उससे उससे ज्यादा मतलब आप वैसे रीड आउट करते हो, उससे ज्यादा आपने कोई चीज देखी है वो ज्यादा याद रहती है। अगर बिलीव नहीं होता है तो दृश्यम में भी, मूवी में भी यही बताया गया है कि मतलब देखी हुई चीजें ज्यादा याद रहती हैं। वैन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, डिड द टीचर्स पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील? अब बेला राजा वापस से पूछ रही हैं, मतलब इंटरव्यू में अगेन क्वेश्चन करती हैं कि आप स्कूल में कैसे थे, मतलब जो मतलब इस तरीके से मतलब बहुत चीजें आप बेकार करते थे, तो टीचर्स आपको पुल अप करती थी क्या, मतलब पनिश करती थी क्या? एंड हाउ डिड यू फील उस टाइम पे? मतलब अगर आप स्टडीज में अच्छे नहीं थे, इस तरीके से चल रहे थे, टीचर्स परेशान होते थे तो तुम्हें पनिशमेंट देते थे, तो तुम्हें कैसा फील होता था? तो ये पूछ रही हैं इंटरव्यू में। तो अब ऐसी मतलब हाफिज कॉन्ट्रैक्टर क्या आंसर दे रहे हैं? आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप। मैं कुछ भी फील नहीं करता था अगर मुझे कोई पनिशमेंट वगैरह दे रहा है या कोई कुछ कह रहा है टीचर, तो मैं कुछ ज्यादा फील नहीं करता था। आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मुझे तो सिर्फ खेलने में ही इंटरेस्ट था। आई वुड रिसीव कैनिंग एवरी वीक, और मतलब मुझे हर एक वीक ही मार पड़ती थी। मतलब कैनिंग मतलब कि पनिश किया जाता था, मेरी पिटाई होती थी, बीटिंग। तो मतलब मुझे एवरी वीक मतलब मोस्ट ऑफ द वीक ऐसा होता था कि हर एवरी वीक ही मुझे
पिटाई होती थी मेरी। ओके, सो यहाँ पे ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे, कैनिंग। देन अगेन वापस से पूछ रही हैं वो, व्हेन यू न्यू दैट यू हैड इंक्वायर्ड द wrath of your teacher by not doing your homework and by behaving badly, then you knew you would get a caning. What was the state of mind? कि जब आपको ये पता होता था कि जब आप परेशान करोगे, मतलब incurred the wrath of the teacher मतलब made your teacher furious, मतलब आप अपने टीचर को गुस्सा दिलाओगे, होमवर्क नहीं करोगे तो ऑफ कोर्स टीचर को गुस्सा आएगा, और इस तरीके की बिहेव से फिर उनको मतलब आपको मार पड़ती थी, डांट पड़ती थी। तो उस टाइम पे आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या होता था, कि आप क्या सोचते थे? तो देन वो आंसर करते हैं, स्टेट ऑफ माइंड जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू। मतलब इसमें स्टेट ऑफ माइंड वाली क्या बात है कि आप ना हाथ उठाओ और वो आपकी पिटाई करेंगे, मतलब स्टिक लगाएंगे आपको। यू वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट बिकॉज आई वुड वांट टू गो एंड प्ले। और उसके बाद में आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट होता था, बहुत बैडली आपको दर्द होता था, लेकिन आप उसे भूल जाते थे क्योंकि आपको खेलने भी तो जाना है। अब आपको जाना है, फिर खेलना है, तो फिर इन सब चीजों को क्या माइंड करना है। फिर अगेन इंटरव्यूअर क्या कहती हैं, बेला राजा, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेंड, की आपको कभी भी इनसिक्योर या थ्रेटेंड फील नहीं हुआ, डरा हुआ खुद को, कि इस तरीके का फील नहीं हुआ? देन वो क्या आंसर करते हैं, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स। मुझे तो सिर्फ खेलना पसंद था, मुझे और कुछ भी पसंद नहीं था। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, मुझे तो फनी प्रैंक्स करने में मजा आता था लोगों के साथ। वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रक्शन। एक दिन ऐसा हुआ था कि मेरा पढ़ने का मन नहीं था, तो मैंने डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया। डिस्ट्रक्शन मतलब कि अब आप किसी और को मतलब ध्यान नहीं लगाने दे रहे हो किसी चीज पे, कि डिस्ट्रैक्ट करना, समथिंग अम्यूजिंग और प्लेजरेबल, की मतलब आप किसी चीज में मजा आ रहा है वो चीज करो, डिस्ट्रैक्ट करो दूसरों को। फॉर वन होल आर वी प्लेड चोर पुलिस, और उसके लिए मैंने क्या किया था, मेरा पढ़ने का मन नहीं था ना, इसलिए डिस्ट्रैक्शन एज डिस्ट्रैक्शन मैंने क्या किया कि 1 घंटे के लिए हमने चोर पुलिस खेला। ओके, चोर पुलिस मतलब बच्चे जो गेम खेलते हैं उसमें कुछ पुलिसमैन बनते हैं, कुछ थीफ थीफ बनते हैं, वैसे वन थीफ एंड अदर पुलिसमैन, इस तरीके का, और फिर पुलिसमैन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, आपको पता होगा। देन एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी अ मूवी, और हमें हर सैटरडे टाउन में ले जाया जाता था मूवी दिखाने के लिए। मतलब ये हॉस्टल लाइफ की बात कर रहे हैं। सो व्हाट आई वुड डू वाज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40-50 स्टूडेंट्स एंड रन एंड बाय द टिकट्स। मैं उस दिन क्या करता था कि लंच नहीं करता था, क्योंकि सैटरडे को मूवी देखने के लिए जाते थे, तो मैं लंच नहीं करता था। मैं सिर्फ पैसे इकट्ठा करता था 40-50 बच्चों से, ताकि मैं टिकट खरीद सकूं, और मैं मतलब फटाफट भागता था और टिकट्स खरीद लाता था। ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, और जब मैं वापस आता था, मतलब हम मूवी देखकर आते थे, उस टाइम पे मैं जो मेरा मन करता था मैं वो खाता था, और जितना मेरा मन चाहता था उतना। ईट एज मच एज आई वॉन्टेड, ईट माई फिल, मतलब जितना मैं चाहता था उतना मैं खाता था। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ ए गैंग, मतलब और मैं अपनी गैंग का लीडर हुआ करता था। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटेजीज, मतलब हम आपस में क्या करते थे, गैंग फाइट्स, मतलब एक गैंग हमारी है, एक गैंग सामने वाले की है, फिर हम फाइट्स करते थे, और फाइट करने के नई नई स्ट्रेटेजीज बनाते थे। स्ट्रेटेजीज का मतलब होता है मेथड ऑफ विनिंग फाइट्स, की मतलब किस तरीके से हम जीत सकते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी बनाते थे। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन माई एनी एकेडमिक्स, और ये चीजें, इन चीजों में मुझे ज्यादा मजा आता था, खेलना, गैंग्स बनाना, गैंग्स में आपस में फाइट करना, मूवी देखने जाना, ऐसी चीजें मुझे ज्यादा मजे आते थे ऐसी चीजें करने में, इन कंपैरिजन टू एकेडमिक्स। एकेडमिक्स मतलब कि एजुकेशनल मैटर जो हम बुक वगैरह में पढ़ते हैं, वो मुझे कुछ ज्यादा पसंद था नहीं। तो स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक फॉर द फॉलोइंग ईयर बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, आई प्रोबेबली ओपन दैम 1 day बिफोर एग्जाम। और जो बच्चे होते थे ना, वो मेरी बुक पहले से ही बुक कर लेते थे, बुक मतलब रिजर्व कर लेते थे कि भैया मेरे को देना आप अपनी बुक, इस टाइप से, कि मतलब रिजर्व कर लेते थे मेरी बुक, क्योंकि मेरी बुक्स ब्रांड न्यू होती थी, क्योंकि मेरा तो पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं था, तो मैं उन्हें खोलता ही नहीं था, मैं उसे एग्जाम से 1 दिन पहले खोलता था, तो बिल्कुल नई की नई रहती थी।
सो यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन चेक है बिफोर द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर एंड देन सम हेडलाइंस आर देयर कि मतलब इस पार्ट 2 में क्या होने वाला है, तो किस तरीके से वो आर्किटेक्चर बनते हैं, मतलब आर्किटेक्ट फील्ड में चले जाते हैं। जब उनको थोड़ी सी फ्रेंच आती थी और जर्मन भी बहुत कम आती थी, उसके बाद में मतलब किस तरीके से कि वो प्रैंक्स वगैरह करते थे, और ये सारी चीजें जो उनकी फर्दर लाइफ में क्या होता है वो चीजें बताई गई हैं पार्ट 2 में, तो हम वो पढ़ते हैं। हाउ डिड यू गेट इन टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, जो मतलब बेला राजा हैं जो इंटरव्यूअर हैं वो पूछ रही हैं कि आप आर्किटेक्चर फील्ड में कैसे आए, क्योंकि हाफिज कॉन्ट्रैक्टर है ना ये, मतलब वन ऑफ द फेमस आर्किटेक्ट है। तो मतलब आर्किटेक्चर फील्ड में आप कैसे आए, तो ये क्या रिप्लाई कर रहे हैं हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नोबडी हु हैड गॉट बिलो 80 to 85% वाज अलाउड टू एंटर, कि मतलब आर्किटेक्चर की कॉलेज में किसी भी बच्चे को जो 80 या 85% से कम है ना उनको एंट्री नहीं मिलती थी। आई हैड ओनली 50% और मेरे तो 85% आए थे। आई वॉन्ट टू ज्वाइन द आर्मी, मुझे तो आर्मी ज्वाइन करनी थी। आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप, मैंने एडमिशन लेटर भी ले आया था लेकिन मेरी आंट ने फाड़ दिया था वो। देन आई डिसाइड टू वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स, और उसके बाद में मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने की सोची। माई मदर सेड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे। तो जब अगर मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करता तो, लेकिन मेरी मदर ने मना कर दिया मुझे, कि ऐसे कहा कि आपने ग्रेजुएशन करो, इसलिए मैं ग्रेजुएशन करने के लिए जय हिंद कॉलेज मुंबई चला गया। देयर आई वॉज टू इधर टेक फ्रेंच और जर्मन, वहां पे मेरे पास चॉइस थी कि या तो मुझे फ्रेंच लेनी है या फिर मुझे जर्मन लेनी है। दो आई हैव स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, आई डिड नॉट नो 7 words ऑफ फ्रेंच। यहाँ तक कि मैंने 7 साल तक फ्रेंच सीखी थी, देखिए मुझे 7 साल मतलब पढ़ी थी, लेकिन मेरे को 7 साल में 7 वर्ड भी नहीं आए फ्रेंच के। सो आई टुक जर्मन, की मतलब अगर आपको कोई चीज इतनी डिफिकल्ट लगती है कि 7 सालों में 7 वर्ड भी नहीं सीखते हो, तो ऑफकोर्स आप अदर ऑप्शन नहीं लोगे ना। तो उन्होंने भी वही किया, वो उन्होंने जर्मन चूज कर लिया। देन माई जर्मन टीचर डाइड एंड द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज, और कि फिर क्या होता है कि वो जो यहाँ पे हाफिज कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके सामने एक और प्रॉब्लम आ गई कि उनके जो जर्मन टीचर थे उन्होंने जर्मन चूज की थी, तो जर्मन टीचर जो थे वो मर गए। और अब कॉलेज वालों ने क्या कहा कि या तो तुम कॉलेज चेंज कर लो, या फिर अदर ऑप्शन क्या था, या फिर फ्रेंच ले लो, क्योंकि उनके कॉलेज में तो फ्रेंच और जर्मन थी, जर्मन टीचर रहा नहीं, तो या तो फ्रेंच ले लो या फिर कॉलेज ही चेंज कर लो। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस, कि मुझे तो एडमिशन कौन देगा दूसरी कॉलेज में, अगर मुझे जर्मन चाहिए तो मैं दूसरी कॉलेज में कैसे जाऊंगा, मुझे तो एडमिशन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जय हिंद कॉलेज में ही मेरे को एडमिशन के लिए इन्फ्लुएंस की जरूरत होती है। मतलब जुगाड़ होते हैं ना, कि मतलब कोई इन्फ्लुएंस, मतलब आपको रेफरेंस के थ्रू आप पहुंचते हो, तो मतलब आप जय हिंद कॉलेज में एडमिशन के लिए मुझे रेफरेंस के थ्रू मेरे को एडमिशन मिला है, तो मुझे अदर कॉलेज वाले कैसे लेंगे। सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच एंड आई स्टार्ट लर्निंग फ्रेंच अगेन। फिर मैंने सोच लिया कि कोई नहीं, मैं फ्रेंच ही सीखूंगा, इसलिए मैंने फ्रेंच सीखना स्टार्ट कर दिया। आई लर्न इट फ्रॉम माई कजिन, वो मैं अपनी कजिन से सीखता था। सी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, और मेरी जो कजिन थी ना उसका हस्बैंड आर्किटेक्चर थे, मतलब आर्किटेक्ट थे, मतलब आर्किटेक्ट की वाइफ थी मेरी कजिन। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, और इसलिए मैं जाता था आर्किटेक्ट के ऑफिस में फ्रेंच सीखने के लिए, क्योंकि उनके ऑफिस में उनकी वाइफ रहती थी, उनकी वाइफ मुझे फ्रेंच सिखाती थी, मतलब उनकी कजिन। ओके, सो बी आर अगेन बेला राजा उनसे वापस एक क्वेश्चन करती हैं, वॉज इट देन दैट यू डिसाइड टू वॉन्टेड टू डू आर्किटेक्चर, तो वहां से आपने ये डिसाइड किया था कि आपको आर्किटेक्चर बनना है। Then he replied, actually it all happened quite by chance, कि actually ये सब कुछ by chance हुआ था, मतलब मैंने वहां पे जाके भी कुछ डिसाइड विसाइड नहीं किया था। In the architect's office I saw somebody drawing a window detail, क्योंकि वहां पे जब मैं सीखने के लिए जाता था फ्रेंच, वहां पे आर्किटेक्ट ऑफिस में मैंने किसी को विंडो की डिटेल ड्रॉ करते हुए देखा था। अ विंडो डिटेल इज अ वेरी एडवांस ड्राइंग, और विंडो की डिटेल जो आपको ड्रॉ करनी होती है एक बहुत ही एडवांस ड्राइंग होती है ये, मतलब कि काफी समझदार जो लोग होते हैं
वही कर पाते हैं। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्रॉइंग वॉज रॉन्ग, दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन। मैंने उसको ड्रॉ करते हुए देखा तो मैंने उसे ये बोला कि तुम्हारी ड्राइंग गलत है, तुम्हारी विंडो बनने के बाद में खुलेगी ही नहीं। ड्रॉ जो तुमने ड्रॉ की है ना, ये विंडो खुलेगी ही नहीं। He then had a bet with me and later he found that indeed his drawing was wrong. उसने मेरे साथ बैट लगा ली, शर्त भी लगा ली, और बाद में पता चला कि मैं सच कह रहा था, उसकी ड्राइंग गलत ही थी, उसकी विंडो खुलती नहीं। माई कजिन्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज्ड, और मेरे कजिन के हस्बैंड जो थे जिनका वो ऑफिस था, वो एकदम सरप्राइज हो गए। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ ए फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स विच आई इमीडिएटली डिड। उन्होंने मुझे ऐसी ही कुछ और चीजें ड्रॉ करने के लिए बोला और जो मैंने फटाफट कर दिया। ही आस्क्ड मी टू डिजाइन अ हाउस एंड आई डिजाइन अ हाउस। उन्होंने मुझे घर डिजाइन करने के लिए बोला और मैंने वो कर दिया। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर। उसके बाद में वो समझ गए कि ये तो आर्किटेक्चर के फील्ड में हीरा है, हीरा। उन्होंने बोला सब कुछ छोड़ दो और ज्वाइन कर लो आर्किटेक्चर। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल टू द कॉलेज, और फिर मेरे साथ में वो भी गए और हम गए कॉलेज के प्रिंसिपल के पास में। द प्रिंसिपल वार्न्ड मी, आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम बट आई इफ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। तो मतलब कि प्रिंसिपल ने क्या बोला कि मैं सिर्फ तुम्हारी इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम में बिठा सकता हूँ, उसमें बैठने के लिए अलाउ कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने सही नहीं किया वहां पे, मतलब कुछ सही अच्छा नहीं किया परफॉर्म, तो मैं तुम्हें ज्वाइन करने के लिए अलाउ नहीं करूंगा। आई गोट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्जाम एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज अ केक वॉक। और मैंने उस एंट्रेंस एग्जाम में A+ लेकर आया। A+ मतलब एक्सीलेंट। सो मैं A+ लेके आया। उसके बाद में तो ऐसे हो गया था जैसे कि कोई केक वॉक हो, मतलब सब कुछ मेरे लिए बहुत आसान हो गया हो जैसे कि केक वॉक मतलब स्मूथ राइड, समथिंग इजी टू अचीव। कि मतलब आप सोचो कि अगर आप में कोई स्किल है, आप सच में वो चीज करना चाहते हो और आप वो चीज करने में इंटरेस्ट लेते हो, तो आपके लिए तो वो वैसे ही केक वॉक हो जाएगी। आई हैड नेवर मेड अ प्लान बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप। मैंने कभी कोई प्लान नहीं बनाया था, मतलब जैसे कि आर्किटेक्ट के फील्ड में होते हैं, प्लान्स वगैरह बनाते हैं, सेक्शन वगैरह बनाते हैं, मैंने कभी नहीं किया था। लेकिन मेरे को ये पता था कि चीजें ऊपर से कैसी दिखती हैं, मतलब व्यूज बनाने होते हैं ना इसमें आर्किटेक्ट में, कि मतलब साइड व्यू कैसा है, टॉप व्यू कैसा है। आई हैड नेवर नोन व्हाट अ सेक्शन वाज बट आई न्यू इफ यू कट अ प्लान देन इट वुड लुक लाइक। मतलब इस तरीके से मेरे को कुछ सेक्शन का भी नहीं पता था, लेकिन मुझे ये पता था कि अगर किसी चीज को तुम बीच में से काटोगे, किसी प्लान को कुछ बनाया है, तो वो कैसा दिखेगा। मतलब मुझे हर एंगल से पता था कि वो चीज कैसी दिखती है। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट। और उसके बाद में जब से मैंने आर्किटेक्चर ज्वाइन किया था, मैं हर एक चीज में फर्स्ट क्लास stood first in class sorry stood first class first throughout the year. I believe that all this understanding came from what I used to play and do during school. ये मेरे को विश्वास था कि ये सारा कुछ मुझे क्यों आता था, ये मैंने ट्रेनिंग थोड़ी ली थी, ये जब मैं खेलता था और जो जो कुछ भी मैं स्कूल टाइम में करता था, मैं उससे सीखा था। कैसे? आई हैड ए फ्रेंड कॉल्ड बहराम दिवेचा। मेरा एक दोस्त था बहराम दिवेचा नाम का। वी यूज टू हैव कॉम्पिटिशन्स बिटवीन अस फॉर डिजाइनिंग फोर्ट्स, गन्स एंड एम्यूनिशंस। अब क्या कह रहे हैं वो कि हम दोनों में कंपटीशन होता था कि डिजाइन करेंगे हम, कि मतलब ऐसे होता है ना कंपटीशन, फटाफट कौन सबसे अच्छा बनाता है, कि फोर्ट बनाना है, किला बनाना है, गन वगैरह बनाना है, गोला बारूद बनाना है, कुछ मतलब बंदूकें टाइप की गन्स वगैरह बनानी है। तो इस तरह की चीजें हम बनाते थे, आपस में कंपटीशन करते थे। ईच ऑफ अस वुड डिजाइन समथिंग इन अफोर्ड टू बी डिफरेंट। और हमें डिजाइन कुछ ऐसा करना होता था कि कुछ अलग हो, कुछ अच्छा हो। तो उस तरीके से मैं सीखा था। देन in school when I was in the second or third standard, one of my teacher Mrs. Gupta saw my sketches and told me, see you are useless in everything but else but your sketches are good. मतलब जब मैं स्कूल में था, सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में था, तो मेरी एक टीचर थी, उनका नाम था मिसिस गुप्ता। उन्होंने मेरे स्केचेस देखकर कहा था कि तुम हर चीज में यूजलेस हो, बट स्केचेस जो हैं तुम्हारे वो अच्छे हैं। when you grow up you will become an artist और सॉरी आर्किटेक्ट, सॉरी वेरी सॉरी आर्किटेक्ट। तो कि जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो तुम आर्किटेक्ट बनना।
ओके, आई डिड नॉट नो एट द टाइम बट शी वॉज राइट, कि मतलब उस टाइम पे मुझे नहीं पता था ये आर्किटेक्ट वगैरह क्या होते हैं, और मैं ड्राइंग में अच्छा हूँ इसलिए मुझे बनना चाहिए, स्केचेस वगैरह में अच्छा हूँ इसलिए। तो लेकिन ये चीज मुझे पता चल गई कि हाँ वो सही थी। लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर, और जब मैं आर्किटेक्ट बन गया था बाद में, तब मैं उसके उनके पास में गया था और उन्हें बताया था। देन अगेन इंटरव्यूअर क्या कह रही है, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज, तो मतलब तुम्हें क्यों ऐसा लगता था कि मतलब तुम्हें स्टडीज पसंद नहीं थी, वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट डील विद द करिकुलम, कि मतलब क्यों नहीं अच्छी लगती थी स्टडीज, या तो तुम कॉप अप नहीं कर पाते थे, मतलब पहुंच नहीं पाते थे क्या चल रहा है, चैप्टर्स वगैरह नहीं समझ पाते थे, या फिर तुम्हें करिकुलम ही समझ में नहीं आता था, तुम्हारा कोर्स ही नहीं समझ में आता था तुम्हें, कि किस कोर्स के साथ ही डील नहीं कर पाते थे। देन क्या रिप्लाई करते हैं हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, मेरे मैं बहुत बुरा था लैंग्वेजेस में, मतलब मुझे लैंग्वेजेस तो आती ही नहीं थी। साइंस एंड ज्योग्राफी आई कुड डील विद, मतलब थोड़ा बहुत साइंस ज्योग्राफी में मैं कर लेता था। मैथ्स वॉज वेरी बैड, मैथ्स में मैं बहुत बेकार था। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मैं उसमें इंटरेस्ट लेता ही नहीं था। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, मतलब मैं वो होता है ना भगवान के लिए पढ़ता था, मतलब पढ़ाई की भलाई के लिए ही मैं पढ़ता था, कि मतलब मुझे कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं। वॉट दे टोट मी टूडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, जो मुझे आज पढ़ाया जाता था वो मैं 2 दिन बाद में भूल जाता था। आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देर इज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विद, लेकिन मुझे ये सब कुछ मैं बॉदर भी नहीं करता था, मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मतलब क्या करना चाहिए, कि इस तरीके से मुझे समझ में ही नहीं आता था, कि मुझे इन सब चीजों पे मैं ध्यान भी नहीं देता था, मुझे समझ में भी नहीं आता था कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म क्या है। तो देन अगेन वो क्वेश्चन कर रही हैं, डिड यू थिंक दैट व्हाट दे टॉट इन स्कूल वाज बोरिंग, और डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वाज बीइंग टॉट यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन। अब ये पूछ रही हैं कि जब आपको स्कूल में कुछ पढ़ाया जाता था, मतलब स्कूल में जो पढ़ाया जाता था वो बोरिंग किस लिए लगता था, आपको लगता था कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा, या फिर इसलिए लगता था कि जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है वो उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, मतलब जो स्टार्टिंग में जैसे टीचर बताता है, उसके बाद में जैसे ही वो पढ़ाना स्टार्ट करता है और कॉन्सेप्ट जैसे क्लियर होता है कि ये क्या पढ़ाने वाली हैं, तो मतलब बाकी के चैप्टर में वैसे ही लेसन में इंटरेस्ट नहीं रहता था, मतलब क्या वजह थी। तो वो क्या रिप्लाई करते हैं, लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज डिफिकल्ट, वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, मतलब कि एक तो बोर्डिंग स्कूल में रहना ही बहुत मुश्किल होता है, कि मतलब हम सिर्फ वो नहीं होता दिन काट रहे हैं टाइप। नाउ डेज देर आर सो मेनी टेस्ट, अब तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं। बैक देन वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी, और जब हमारे होते थे टेस्ट कभी कभार तो हम कॉपी कर लेते थे। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क, और टीचर सोचते थे वो उनका काम हो गया, बस खत्म, टेस्ट ले लिया हमने, पढ़ लिया, खत्म कहानी। देन अगेन वो क्वेश्चन करती हैं, देर इज ए कॉन्टेनेशन sorry contention that giftedness and learning disabilities go hand in hand, डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू, कि वो क्या पूछती हैं कि एक चीज होती है ना जैसे गिफ्टेडनेस और लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब अगर आप अदर सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हो लेकिन आपके पास एक गॉड गिफ्ट भी एक टैलेंट होता है, ये दोनों साथ साथ में चलते हैं, क्या ये आपके ऊपर ये चीज अप्लाई होती है। मतलब बहुत सारी देखिए ना, तारे जमी पर भी यही चीज बता रखा है कि आप में लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं लेकिन आप वैसे गिफ्टेड हो कि आप में मतलब ड्राइंग बनाने की अच्छी चीज एबिलिटी है। तो इस तरीके से मतलब ये चीज आपके साथ थी क्या। तो वो क्या कहते हैं, वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स, कि वो कहते हैं कि चलो हमारे क्लास का एग्जाम्पल ले लो, हमारी क्लास के बच्चों का एग्जाम्पल ले लो, कि आज जो उस टाइम पे फर्स्ट सेकंड आते थे क्लास में, जो फर्स्ट सेकंड रैंक आती थी, वो आज ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं, मतलब एकदम साधारण सी जॉब कर रहे हैं। मतलब ये कोई चीज नहीं हुई कि मतलब जो लोगों के साथ में पढ़ाई नहीं होती है उनके पास गॉड गिफ्ट होता है कुछ, या फिर जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते वो लाइफ में कुछ करते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। देन अगेन वो पूछती हैं, आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरली
टुडे, कि मैंने ऐसी सिचुएशन बहुत सारी, जैसे आप बता रहे हो वैसे मैंने और भी सिचुएशन डिफरेंट प्लेसेस पे बहुत सारे लोगों के यहाँ देखी है। जैसे कि लोग जहाँ पे मुझे ये चीज कहते हैं कि उनके क्लास टॉपर्स जो हैं वो बिल्कुल ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं आज, ऐसा बहुत बार होता है। तो वो क्या रिप्लाई करते हैं, इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइव्स देयर मस्ट अस स्ट्रीट स्मार्ट। तो मतलब स्कूल्स में हमें ऐसे लगता था कि मतलब जो हमारी लाइफ है, आई हैव लर्न मोर बाय डूइंग व्हाट आई डिड ऑन माय ओन, कि मतलब उस टाइम पे मतलब इतना मैं नहीं था स्मार्ट, उस टाइम पे मैंने कुछ स्कूल्स में मेरे को नहीं लगता कि मैंने कुछ ज्यादा सीखा था। मतलब कि स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब होता है स्मार्ट बाय डूइंग थिंग्स इंडिपेंडेंटली, कि हमें मतलब वहां पे कुछ बाय चॉइस रादर देन फोर्स, कि वहां पर मतलब कुछ भी चीज हमें ये नहीं होता था कि तुम अपने आप करो या तुम्हारी चॉइस से करो। तो मतलब ये जो चीजें मैंने सीखी है ना, ये मैंने अपने आप सीखी हैं, मैंने खुद करके सीखी हैं। ओके, तो वो बताते हैं कि मतलब जो मैंने सीखा है वो मैंने खुद करके सीखा है, एकेडमिक में तो मैं अच्छा था ही नहीं, व्हाट एकेडमिक वुड हैव टॉट मी, और एकेडमिक ने मुझे सिखाया क्या है, कि जो भी मैं सीखा हूँ वो मैं करके सीखा हूँ, अपने फ्रेंड के साथ कंपटीशन करके सीखा हूँ। मैं गेम्स खेलता था तो मुझे पता चलता था कि टॉप व्यू कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, जो आज आर्किटेक्ट में काम आ रहा है वो मैं करके सीखा हूँ। तो वहां पे ऐसा चॉइस वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन जो मैं खेलता था, जो मैं करता था, उससे मैं सीखता था। तो अगेन क्या कह पूछ रही है वो, दैट इज बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल वर देयर, तो कि इस वजह से पर्सनैलिटी और स्किल्स यहाँ पर है, यू आर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन ए मैनर यू वर comfortable with and you defined every rule so that nobody would stop you from doing what you needed to do। और मतलब यही चीजें जो होती हैं कि आप वो चीजें फाइंड आउट कर पाते हो जिसमें आप कंफर्टेबल होते हो, और मतलब ये नहीं होता है कि हर एक जो रूल होता है वो आपको चीजें करने से रोकता है। कई बार जो आप कर रहे होते हो ना, वो भी बहुत कुछ होता है आपके लिए सीखने के लिए, जो तुम्हें करना चाहिए। I was then I was he replied, I was more interested in other things. If for example while in class it start raining outside, I would think of the flowing water and how to build a dam to block it। कि मतलब देखो कि जैसे क्लास में जो होता था ना, जो रूल्स वगैरह और ये हर चीज मैं फॉलो नहीं करता था, कि मैं जब टीचर पढ़ा रहा होता था तो मैं ज्यादा मेरा इंटरेस्ट इस चीज में होता था कि जब क्लास चल रही है तो अगर बाहर बारिश हो गई तो मेरा ध्यान इस चीज पे होता था, उस बहते हुए पानी पे होता था कि ये पानी को मैं कैसे रोकूं, कैसे डैम बनाऊं, जो किस तरीके से मतलब पानी को रोकने के लिए डैम बनेगी। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी होल्ड एबल टू होल्ड। और मतलब कि मैं ये चीज सोचता रहता था कि जो वाटर का जो फ्लो है वो डैम में किस तरीके का होगा, कितना पानी जो है वो डैम जो है होल्ड कर सकती है। दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे। और मैं ये सब कुछ मतलब सोचता था, ये मेरा इंटरेस्ट था, मतलब इस तरीके का इंटरेस्ट था मेरा। तो वो अपना इंटरेस्ट बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप साइड में एक पिक्चर देख रहे हो, कॉम्प्लेक्स डिजाइन बाय हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। मतलब आप इसे ये लगा सकते हो कि हाफिज कॉन्ट्रैक्टर एट प्रेजेंट कितने फेमस आर्किटेक्ट होंगे कि उन्होंने इतना अच्छा और इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स डिजाइन किया है, उसका एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। आगे हम देखते हैं, वैन स्टूडेंट्स लॉस्ट ए बटन वाइल प्लेइंग फॉर फाइटिंग। मतलब और वो क्या क्या करते थे वो ये बता रहे हैं कि जब बच्चों का बटन गुम हो जाता था जब वो फाइटिंग करते थे या खेलते थे, देन दे वुड कम रनिंग टू मी एंड आई वुड कट ए बटन फ्रॉम देम फ्रॉम चॉक यूजिंग ए ब्लेड। कि मतलब जब उनका बटन टूट जाता था वो फटाफट भागे भागे मेरे पास आते थे, मैं एक चौक से बटन काट के देता था उनको ब्लेड की हेल्प से। मतलब चौक से, ब्लेड की हेल्प से चौक को काटेंगे और बटन की साइज का अगर विड्थ का काटेंगे तो ऑफ कोर्स बन सकता है बटन। तो इस तरीके की चीजें मतलब वो करते थे, मतलब इतना उनमें स्किल था। सो डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव ए बटन मिसिंग। क्योंकि हमारे स्कूल में जो डिसिप्लिन था, हर स्कूल में जैसा होता है वो मस्ट था, कोई भी बच्चा बिना बटन के इस तरीके से नहीं आ सकता था। द स्टूडेंट वुड गेट past dinner with a full neat uniform and after that it did not matter। कि मतलब सारे बच्चों को जब तक डिनर वगैरह करते थे तब तक मतलब फुल एंड फाइनल अच्छे से ड्रेसअप रहना है, नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म में रहना है, उसके बाद में ये सब कुछ मैटर करता नहीं था। तो इस तरीके से हम बटन वगैरह का जुगाड़ भी कर लेते थे। देन अगेन
बेला राजा पूछ रही हैं, कमिंग टू द प्रेजेंट हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट। और अब अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो आप अपने क्लाइंट को किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाकर देते हो, कैसे डिसाइड करते हो वो। तो रिप्लाई क्या करते हैं, आई लुक एट द क्लाइंट फेस, हिज क्लोथ, द वे ही टॉक्स एंड प्रोनाउंस, द वे ही ईट्स, एंड आई वुड नो वॉट हिज टेस्ट वुड बी लाइक। तो मतलब मैं ये सब कुछ कैसे पता करता हूँ, मैं ऐसे पता करता हूँ, सबसे पहले मैं उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखता हूँ, उसने क्या कैसे कपड़े पहन रखे हैं वो देखता हूँ, उसका वे ऑफ टॉकिंग देखता हूँ, किस तरीके से वो वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहा है वो देखता हूँ, कैसे खाना खा रहा है, मतलब इस तरीके का जो है उसके बाद में मुझे पता चल जाता है इसका टेस्ट क्या है, तो उस तरीके से मैं डिजाइन करता हूँ। आई कैन रिलेट टू द पीपल इन ए वे दैट वुड बी कंफर्टेबल, मतलब कि वो किस तरीके से कंफर्टेबल रहेंगे, मैं वो स्केच बनाता हूँ उनके लिए। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट, दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस। और मैं उसी टाइम पे जब उस पर्सन से बात कर रहा होता हूँ, उसको जब मैं ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, उसी टाइम पे स्पॉन्टेनियसली मैं वो जो स्केच है वो पेपर पे बना देता हूँ, उसके बाद में वो पेपर मैं अपनी टीम को दे देता हूँ कि फिर उसके बाद में उसके ऊपर फर्दर वर्क होता है। सो अगेन वो पूछते हैं, डू यू इट इंस्टेंटिवली, तो मतलब ये तुम कैसे करते हो, मतलब तो वो रिप्लाई क्या करते हैं, कॉल इट इंस्टिंक्ट, कॉल इट अर्थमेटिक, मतलब ये करते कैसे हो, मतलब इंस्टिंक्ट मतलब नेचुरली होता है क्या तुम में, कि मतलब प्रकृति से, मतलब अपने आप ऐसे होता है ना कि आप किसी की शक्ल देखो और आप समझ जाओ, तो वो क्या रिप्लाई करते हैं कि कुछ भी समझ लो, कि प्रकृति की देन मान लो, कि ये नेचर का गिफ्ट मान लो, इसको अरिथमेटिक मान लो, जो आपका मन करे वो मान सकते हो। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, और ये मुझे लगता है कि एक मैथमेटिक्स है, पुटिंग डिजाइन कंस्ट्रक्शन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर एंड मेक ए स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स। क्यों मेरे लिए मैथमेटिक्स है, क्योंकि हर एक डिजाइन कंस्ट्रक्शन साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी को जब एक साथ रखकर आप सामने वाले को ऑब्जर्व भी कर रहे हो, डिजाइन भी कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट भी कर रहे हो, हर चीज को ध्यान में रखते हुए जब आप एक स्केच तैयार करते हो, तो ये सारी एक मैथमेटिक्स होती है। हियर वी ऑलमोस्ट कम टू a full circle where Mr. Contractor had derived his own interpretation of mathematics, taking it from a subject to he hated to a subject he now loves dealing with। अब देखो ये पूरा जो स्टोरी है ये फुल सर्किल पे घूम कर आ गई है। जो मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर थे, जो अपनी जो मैथमेटिक्स की इंटरप्रिटेशन इस तरीके से करते हैं कि एक टाइम था जब वो इस सब्जेक्ट से मैथमेटिक्स से हेट करते थे, लेकिन आज वो इसी चीज से डील करने में बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा उन्हें अच्छा लगता है कि अब जो जिस तरीके की जो मैथमेटिक्स की वो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि डिजाइन कंस्ट्रक्शन साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी को एक साथ अगर आप रखते हुए और फिर स्केच बनाते हो, तो वो मैथमेटिक्स है, और आज उनको इस मैथमेटिक्स से प्यार है जिससे वो एक टाइम पे बहुत ज्यादा नफरत करते थे। सो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन चेक है, एक्सरसाइज है, थिंक इट ओवर है, तो एडवांस तो ये एक रिसेंट न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है और हाफिज कॉन्ट्रैक्टर की एक प्रोफाइल दी गई है आपको इस चैप्टर के एंड में, तो ये आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, मतलब किस तरीके से, जैसे हमने देखा था कि वो कुछ ज्यादा नहीं थे, वो बैड एट स्कूल थे, कि मतलब स्कूल के टाइम में वो कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे पढ़ाई में, लेकिन क्या क्या चीजें उन्होंने अपने लाइफ में अचीव की हैं वो इसमें दिया हुआ है। जैसे हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वॉज बोर्न इन 1950 and he did his graduate diploma in architecture from Mumbai in 1975 and completed his graduation from Columbia University। कि उनके जो बर्थ था वो 1950 में हुआ था, उसके बाद में उन्होंने ग्रेजुएट किया था डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर मुंबई से किया था इन 1975, फिर ग्रेजुएशन फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी फ्रॉम न्यूयॉर्क यूएसए ऑन ए टाटा स्कॉलरशिप। ओके, ये सब कुछ करने के बाद में हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कमेंस्ड हिज करियर विद टी खारेघाट एज एन apprentice architecture in 1977 he became the associate partner in the same firm। और इन्होंने इस फिल्म में रहते हुए इन्होंने मतलब अप्रेंटिस थे 1977 में इस फिल्म में टी खारेघाट में, और उसके बाद में इसी में वो एसोसिएट पार्टनर बन गए।
Between 1977 and 1980, Hafiz was a visiting faculty at the Academy of Architecture, Mumbai. और 77 और 88 सॉरी 77 से 1980 के बीच में हाफिज जो थे एक विजिटिंग फैकल्टी थे एट द Academy of Architecture, Mumbai. He is the member of the Bombay Heritage Committee and New Delhi लुटियंस बेंगलोर जोन रिव्यू कमेटी, और उसके बाद में मेंबर भी रहे हैं इन कमेटीज के वो. His practice has modest beginning in 1982 with the staff of 2. मतलब उन्होंने जब स्टार्ट किया था प्रैक्टिस वगैरह 1982 में, जब उनका स्टाफ था 2 लोगों का. Today the firm has over 350 employees including senior associates, architects, interior designers, draftsmen, a civil engineering team and आर्किटेक्चरल सपोर्ट स्टाफ. कि मतलब अब इन सारे फील्ड्स को मिलाकर 350 एम्प्लॉयज हैं. मतलब 2 लोगों से स्टार्ट करके आज उन्होंने इतना कुछ अपने दम पे खड़ा कर दिया है. द फिल्म हैज conceptualized, designed and executed a wide range of architectural projects like bungalows, residential developments, hospitals, hotels, corporate offices, banks and financial institutions, commercial complexes, shopping malls, educational institutions, recreational and sports facilities, townships, airports, railway stations, urban plannings and civic रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट. मतलब ये जो टीम है वो मिलकर इस तरीके से आज जो इनकी फिल्म है वो इन सब पे काम कर रही है. दैट मीन्स कि वो सब कुछ बनाती है, बंगलोज से लेकर हॉस्पिटल, होटल से लेकर सारी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से लेकर एवरीथिंग, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करती है. तो मतलब अब का जो ये प्रोफाइल है, ये आपको पढ़ के क्या लगता है कि ये बच्चा कभी हमने अभी जो चैप्टर में पढ़ा था ऐसा रहा होगा? लेकिन वो रहे थे ऐसे. तो आप ये खुद देखिए कि इसलिए इसमें स्टार्टिंग में ये चीज लिखा हुआ है कि हर एक बच्चे में अपना पोटेंशियल होता है, वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वर्क करता है, उसमें जो स्किल्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग बस उसको पहचानने की देर है. तो यहाँ पे इस चैप्टर से हर एक पेरेंट को, हर एक स्टूडेंट को, हर एक चाइल्ड को जो ये स्टोरी पढ़ेगा या सुनेगा उसको ये चीज समझ में आएगा कि उसमें भी एक खासियत है, वो भी उसके बलबूते पे आगे बढ़ सकता है. हर किसी में एक स्पेशलिटी होती है, उसमें भी है. आपको ये चैप्टर बहुत कुछ में भी सिखाया होगा. It is all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. Thank you.